हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इवोल्यूशन के बारे में, जिसमें सबसे पहले जानेंगे इसके फेजेस ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फिर उसके बाद है ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, बिहेवियरल साइंस अप्रोच और ग्रोथ ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये आया था 19th सेंचुरी के टाइम पर। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन था, कंपनी में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पर, बहुत ज्यादा इंक्रीज था, इम्प्रूवमेंट था। फिर उस टाइम पर एम्प्लॉयमेंट, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जा रहा था। फैक्ट्रीज में डिविजन ऑफ लेबर उस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था। डिविजन ऑफ लेबर होता है जब आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, एक वर्कर को उसके ही स्किल के अकॉर्डिंग वर्क देते हो। अगर एक लंबा प्रोसेस होता है क्लॉथ मेकिंग का, कपड़ा बनाने का, तो एक पर्सन सिर्फ एक ही टास्क में स्पेशलाइज करता है, तो ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर। फिर है इसमें क्या था, ग्रोथ ऑफ न्यू क्लास ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉयज से। फिर देयर वाज माइग्रेशन ऑफ लेबर, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन हो रहा था लेबर्स का। देन राइज ऑफ मटीरियलिज्म, चीजों का मटीरियलिज्म बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, बट देयर वर ऑल्सो बोर्डम एंड मोनोटनी ऑफ जॉब्स। ओके, उसके बाद आता है ट्रेड यूनियनिज्म, आया था क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी में, जिसमें देयर वाज राइज इन फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम ऑलमोस्ट इंक्रीज हो गया था। फैक्टर्स, जो वर्कर्स थे, दे स्टार्टेड फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लो वेजेस। बहुत भर भर के लोगों को रखा गया था, तो ऑब्वियसली दे वुड बी गिवन लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशंस थी उस टाइम पर। एक अनिल कपूर की कोई मूवी भी थी, वो आप लोग ने देखी होगी, जिसमें वो ब्लू कलर की ड्रेस पहना रहता है पूरी मूवी में, तो वो भी ट्रेड यूनियन से ही रिलेटेड थी। तो दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू ट्रेड यूनियंस, और उस टाइम पर ट्रेड यूनियंस का बहुत बोलबाला था, सो एज टू सिक्योर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद है ट्रेड यूनियंस थ्रू स्ट्रेंथ एंड कलेक्टिव सपोर्ट या कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो एम्प्लॉयर्स को फोर्स कर सकते थे कि उनकी बात सुनी जाए वहां पर। और द मेथड्स जो थे, दैट वाज स्ट्राइक, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती थी, स्ट्राइक, स्लो डाउन, वॉकआउट्स, बॉयकॉट्स और सबोटेज, ये सारी चीजें इसमें यूज होती थी। फिर जो यूनियन थी वो हेल्प करती थी इन द अडॉप्शन ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम, कि ग्रीवेंसेस को कैसे रिजॉल्व करना है, उसमें यूनियन हेल्प करती थी। acceptance of arbitration as a means of resolving conflicts about the rights and disciplinary practices. Then expansion of employee benefit program was there, and there was liberation of holidays. फिर आया था scientific management. Scientific management that was given by F.W. Taylor, जिन्होंने ये कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे, दैट रिप्लेसमेंट ऑफ साइंस, द रूल ऑफ थंब मेथड, और उसके बाद देयर वाज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, कोऑपरेशन था बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट में, मैक्सिमम आउटपुट वाज द मेन सोर्स, मतलब मेन आप कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्टिव था उनका, इक्वल डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज देयर। फिर टेलर्स की टेक्निक यहाँ पर दी हुई है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग वाज देयर। देन डिफरेंशियल पीस रेट या पीस वेज सिस्टम वाज देयर। ये उन्हीं का ही पूरा जो है 1900 टाइम के दौरान, ये आप देख सकते हो 1900 ड्यूरेशन के टाइम पर ये पूरा उनका सीन दिखाया गया है, कि एम्प्लॉय डिस्कवरी, वर्कर सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है कि वहां पर वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, तो टेलर ने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डिजाइन, वर्क मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें इन्हीं का ही हिस्सा थी। उसके बाद आता है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया दैट मैचिंग ऑफ एम्प्लॉयज टू जॉब्स, जॉब्स और एम्प्लॉयज की मैचिंग होनी चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी जॉब में मत भर दो, सो दैट डिफरेंट जो भी जॉब्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स मांगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस मांगे। और इसी के लिए इन इट एम्फसाइज द यूज ऑफ साइकोलॉजी, पर्सनल की टेस्टिंग में, इंटरव्यू में, एटीट्यूड मेजरमेंट में, लर्निंग थ्योरी में, हर जगह आप साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करो, so that you can get to know कि whether a person is interested, whether a person is confident, whether a person is speaking the truth while being interviewed or not.
और बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज एडेड पर्सनल डिपार्टमेंट, अलग से उन्होंने क्या किया, एक डिपार्टमेंट ऐड कर दिया. For the first time after industrial psychology was introduced, a personal consulting firms began to appear. बहुत सारे colleges और universities में training provide करने लगे इस area में भी. ओके उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट आई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट दैट वाज गिवन बाय एल्टन मेयो, that was conducted in the field of industrial psychology between 1927 to 1932. कंक्लूजन इसका क्या था इस एक्सपेरिमेंट का, कि इसमें बोला गया था कि देखो सबसे पहला पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, जो अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय द वर्कर इज डिटरमिन्ड बाय हिज फिजिकल कैपेसिटी. सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं कि 8 घंटे काम है 9 घंटे काम है तो हम उतना ही करेंगे. यहाँ पता कि एक पर्सन की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलना चाहिए. और उसके बाद दूसरी चीज इसमें बोली गई थी कि नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स और सैंक्शन प्ले एंड अ सिग्निफिकेंट रोल. अगर आपको वर्कर्स का बिहेवियर इंप्रूव करना है तो उनको थोड़ा सा नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स भी दो. जरूरी नहीं हर बार पैसा और बोनस ही उनको दो, आप उनको अप्रिशिएट करो, उनको रिकॉग्नाइज करो. ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट इज जनरली वर्कर्स डू नॉट एक्ट एज इंडिविजुअल्स पर मेंबर्स या ग्रुप्स. और वहां पर बोला गया था कि वर्कर्स को इंडिविजुअल्स के तौर पर नहीं बट ग्रुप्स के तौर पर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है. फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला गया है that informal leaders play an important part in setting and enforcing norm groups. क्या बोला गया, इनफॉर्मल लीडर्स जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर कोई भी नॉर्म्स हैं तो उसको कौन करेगा, उसको दैट वाज गिवन. उसमें जो इनफॉर्मल लीडर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एनफोर्स करने में ग्रुप के नॉर्म्स को. ठीक है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में ये चीज इसमें बोली गई, ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट के बारे में. ठीक है, देखो द हॉथॉर्न स्टडीज एल्टन मेयो he measured the relationship between productivity and work environment. productivity और work environment जो है वो ये कहता है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ये बोलता था कि देयर इज मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर बेस्ड ऑन द परसेप्शन दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द मैनेजमेंट. अगर इंसान को ये पता चले कि उसको देखा जा रहा है या उनके जो भी एक्टिविटीज है उनको देखा जा रहा है, ध्यान में रखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल परफॉर्म नाइसली. ठीक है, तो इसीलिए जॉर्ज एल्टन मेयो को द फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है उनकी हॉथॉर्न स्टडीज के कारण. उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि ये जो द ग्रेट डिप्रेशन है दैट हैज ड्रास्टिकली चेंज द रूल्स ऑफ बिजनेस. ओल्ड एज पेंशन, लेबर स्टैंडर्ड्स और मिनिमम वेजेस जो है वो कई सारी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड कर दी गई थी. ओके फिर बिहेवियरल साइंसेस आए थे. इसमें बिहेवियरल साइंसेस में सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट कि बिहेवियरल साइंस अप्रोच जो है दैट ब्रिंग्स न्यूली डेवलप्ड थ्योरीज, मेथड्स एंड टेक्निक्स. जो भी सोशल साइंसेस से रिलेटेड है जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड है. तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई थी. स्टडी ऑफ मैनेजमेंट भी सेंटर्ड किया गया था अराउंड द पीपल और जो उनके इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं. अभी तक क्या था कि पीपल वर ओनली गिवन द जॉब्स, उनसे काम करवाया जा रहा था, उनसे काम निकलवाया जा रहा था. बट अब पीपल मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था. ओके उसके बाद देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट स्टाइल वाज इवॉल्व्ड. एक द 40s 1940s की अब हम बात करें अगर, तो उसमें एक बहुत ज्यादा शिफ्ट आ गया था ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज से रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस में. ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज को मद्देनजर रखा जा रहा था. प्रोडक्शन ऑल्सो इम्प्रूव किया जा रहा था. इम्प्रूव्ड एज मैनेजर्स एक्टेड लेस लाइक टेस्ट मास्टर, टास्क मास्टर एंड मोर लाइक गुड लीडर्स. मतलब अब वो मास्टर के जैसे नहीं, लीडर्स, काउंसलर और फैसिलिटेटर्स के जैसे वहां पर ज्यादा वर्क कर रहे थे. ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. अब 1940s तक हो गया, फिर 1950 से 1980 के बीच में बहुत सारी टेक्निक्स शुरू की गई थी. अब पीपल को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बुलाने लगे थे, एक असेट बुलाने लगे थे ऑर्गेनाइजेशन में. फोकस जो था वो टू वे कम्युनिकेशन भी था. ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऑर्डर्स ही दिए जा रहे हैं, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ही दिए जा रहे हैं,
बट अब टू वे कम्युनिकेशन था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स था कि पहले एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स बना लो, उसके बाद देयर विल बी द एग्जीक्यूशन ऑफ इट। ये एमबीओ और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, ये सब हम लोग अलग से टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद दिया है कि एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप थी, देयर वाज क्वालिटी सर्कल्स, देन टेक्नोलॉजी तो थी, एंटर्ड इनटू एचआरएम डोमेन, allowing HRM professionals to focus less on administrative work। स्ट्रैटेजीज पर वो ज्यादा फोकस करने लगे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम अब एकदम अलग मैनेजर्स को दे दिए गए थे, बट यहाँ पर HRM में दे वर मोर इन्वॉल्व इन स्ट्रैटेजीज टू मेक पीपल वर्क इन अ हैप्पीली लाइवली मैनर। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू हो गया था इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण एचआरएम बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनाइज हो गया था। ओके, तो एचआर प्रोफेशनल्स के नए नए रोल्स आ गए थे, आप यहाँ पर देख सकते हो। दे स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दे स्टार्टेड बिकमिंग द एम्प्लॉय एडवोकेट्स एंड दे वर द चैंपियंस टू चेंज। देन ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया, बाद में इसके बाद क्या हुआ दैट इन इंडिया पर्सनल मैनेजमेंट सबसे पहले आया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और द कैलिको मिल्स अहमदाबाद ओपन द क्रैश फॉर चिल्ड्रंस ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स और डॉक्टर्स जो एक नए मतलब वर्कर्स के लिए के चिल्ड्रन के लिए क्रैश ओपन किया वहां पर, और उसके बाद देयर वर engaged a doctor, a nurse also for their benefit, कि जो भी वर्कर्स है काम कर रहे हैं उनकी बेबीज वहां पर सही सलामत रहें। देन टाटाज इन बॉम्बे दे ऑल्सो अपॉइंटेड मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो वर्कर के हित में ये सारी चीजें अब सोचने लगे थे लोग। अर्ली 30s में जो मिल ओनर एसोसिएशन है बॉम्बे, दे ऑल्सो अपॉइंटेड अ लेबर ऑफिसर। टाटा आयरन स्टील कंपनी जो थी, इन्होंने भी एक लेबर ऑफिसर को अपॉइंट किया था। उसके बाद 1931 में इट स्ट्रांगली लिमिटेड, ये जो रॉयल कमीशन है लेबर 1931 में, इन्होंने भी बोला था कि लेबर ऑफिसर को एवरी फैक्ट्री में अपॉइंट करना चाहिए फ्रॉम द एवल्स ऑफ जॉबर सिस्टम, कि भाई जितने भी दुख दर्द पीड़ा एक वर्कर को हो रहे हैं उन सारी चीजों को ही मतलब उन सारी चीजों से ही बच जाए इंसान, इसीलिए ही इसको यहाँ पर हायर किया जाता था, किसको, लेबर ऑफिसर को। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट पॉइंट इज द फैक्ट्रीज एक्ट, और फैक्ट्रीज एक्ट भी ये ओब्लिगेटरी कराती है कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी है इट मस्ट बी इंश्योर्ड बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, उसका जो अपॉइंटमेंट है उससे पहले ही ये होना चाहिए। कौन, लेबर वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट कर देना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला गया, कुछ अप्रोचेस दिए गए हैं जिसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। In case there is something you need to ask, you can mention it in the comment box, and best wishes for your exams. Thank you.